स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। देखो, आपके सामने स्क्रीन पर एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है और मेरे पास एक बॉक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसलिए मैं उस मैग्नेट को बॉक्स के बाहर नहीं निकालूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप देखो, जैसे ही मैं बॉक्स को इस मैग्नेटिक नीडल के पास लाता हूँ तो क्या होता है। आई वॉन्ट यू टू सी इट। यू सी, नीडल घूम गया और जैसे ही मैं बॉक्स को हटा देता हूँ वो नीडल जो है वापस रिटर्न आ जाता है। मैं बॉक्स को रखता हूँ तो नीडल घूम जाता है और जैसे ही मैं बॉक्स को हटा देता हूँ नीडल वापस अपनी जगह पर चली जाता है। व्हेन आई ब्रिंग द बॉक्स नियर द नीडल मूव्स। नीडल गोल घूमता है क्योंकि नीडल के ऊपर टॉर्क लगता है और जैसे ही मैं बॉक्स को हटा देता हूँ नीडल वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वो अपनी जगह पर वापस इसलिए जाता है कि उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। चलो इसको समझते हैं कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। तो आज का आगे का कंसेप्ट शुरू करें ये वीडियो का, उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसको ज़रा याद करते हैं। स्टूडेंट्स, इन 11th स्टैंडर्ड यू स्टडीड दैट द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन is given by y is equal to a sin omega t. This is the equation of a simple harmonic motion where y is displacement and omega is angular velocity, or you can call it as angular speed. ठीक है। अभी अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी हैव dy by dt is equal to, this becomes a omega cos omega t. This dy by dt becomes velocity. Once again, if we differentiate with respect to t, then dy by dt would become d square y by dt square, and derivative of cos omega t would be minus sin omega t, so we'll have to write minus a omega sin ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इधर पे ओमेगा स्क्वायर होगा। यही रीज़न था कि यहाँ भी ओमेगा आया था। नाउ स्टूडेंट्स, ए साइन ओमेगा टी इज नथिंग एल्स बट द वैल्यू ऑफ वाई, सो आई कैन राइट डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. Now d square y by dt square is acceleration. Remember that. So angular acceleration is given by minus omega square y. Students, this formula, this derivation you studied in your 11th standard in simple harmonic motion chapter. Now this was linear displacement, linear velocity, y is linear displacement, dy by dt is linear velocity, and d square y by dt square is linear acceleration. The same things if we apply for rotational motion, then this rotational displacement can be written as theta. Then you would have theta is equal to a sin omega t. And like this, if you continue the whole thing, this equation can be written as d square theta by dt square is equal to minus omega square, y की बजाय हमने थीटा लिख दिया है, omega square theta. So theta is the angular displacement. Similarly, v is omega, that is angular velocity. So students, that is the basic concept that you needed to understand of simple harmonic motion. इसका एप्लीकेशन हमको अभी मिलेगा, हम जो आगे कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें। अभी देखो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, दिस इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें हमने मैग्नेटिक नीडल रखा है। याद करो, आप लोगों ने देखा था कि
एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने जिसको बॉक्स में रखा हुआ था, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मैं नीडल के पास लेकर आया था, तो क्या हो गया था, नीडल घूम गया था, है ना, रोटेट हो गया था। देखो ये मैग्नेटिक, ये नीडल का एक्सिस है मान लो, तो नॉर्मल पोजीशन में नीडल इधर था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में लाने के बाद नीडल ऐसे घूम गया और एंगल बन गया थीटा। अब नीडल घूम गया तो इससे हमको एक बात समझ में आता है कि नीडल के ऊपर टॉर्क लगा था। अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। दैट मीन्स आई कैन राइट torque is equal to, if I am writing magnitude, then we can write mb sin theta. This is the magnitude of torque. If theta is very small, then you can write sin theta is approximately equal to theta. In that case, the value of torque would become mb theta. ओके, तो स्टूडेंट्स ये टॉर्क लगने से हमारा नीडल घूम गया था। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड जो है निकल जाएगा तो क्या होगा, ये नीडल वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, तो उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय, let me write the restoring torque on the side, then you will have restoring torque is given by restoring torque is given by tau is equal to I. This I is moment of inertia, moment of inertia। ये आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, I इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो टॉर्क वर्क करता है वो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हमारे मैग्नेटिक नीडल को ऐसे घुमाता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद मैग्नेटिक नीडल हमारा वापस ऐसे आ जाता है। तो फील्ड के वजह से जो टॉर्क लगा था वो इस डायरेक्शन में था, फील्ड निकाल देने के बाद नीडल वापस अपनी जगह पर आ जाता है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और जब इक्विलिब्रियम होता है, इन इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, इक्विलिब्रियम यानी नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो टॉर्क है रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। रिस्टोरिंग टॉर्क इज आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अभी मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना था, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क एम बी थीटा, सो आई कैन राइट माइनस एम बी थीटा। माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो इस तरह से हमको दोनों टॉर्क्स इक्वल मिल गए। नाउ आई कैन राइट दिस एज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अब ये जो वैल्यू है एम बी अपॉन आई, इस वैल्यू को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर दूं, हम ये मान ले कि ये वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, तो हमें क्या मिलेगा, इन दैट केस वी वुड गेट डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन किया था उसके जैसा इक्वेशन हो गया है हमारा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या है, एम बी आई।
तो चलो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं. So students, we are having omega square is equal to mb upon I. That means omega is equal to square root of mb upon I. Now omega can be written as 2 pi upon t is equal to under root mb upon I. So रेसिप्रोकल कर देंगे तो t अपॉन 2 पाई को उस तरफ ले जाऊँ मैं तो 2 पाई अंडर रूट, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा I अपॉन एम बी. ये हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया है. हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी. अभी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला में से अगर मुझे बी ढूंढना है तो भी हम ढूंढ सकते हैं. अगर हम दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई, लेट मी राइट आई इन कर्सिव, अपॉन एम बी. ये बी को यहाँ ले लेंगे लेफ्ट साइड में तो हमको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर. अभी जब किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा नीडल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता होगा तो वो 1 सेकेंड में या एक ऑसिलेशन को उसको कितना टाइम मिलता है लगता है, उस पर से हमको टी मिल जाएगा. एम उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, याद रखो, मास नहीं है. डोंट थिंक दिस इज मास, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट. आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ये वैल्यूज़ अगर हमें पता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था वो हमको मिल जाएगा. तो इस तरह से बच्चों हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ सकते हैं. उतना ही नहीं, अगर हमें उस नीडल के ऊपर लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा. अब ये फॉर्मूला कैसे आया तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दूँ. ये बहुत सिंपल है, बहुत कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. देखो, आप लोगों ने फोर्स के बारे में स्टडी किया है. फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स नहीं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. लेट मी राइट ऑन द साइड, work is equal to force into displacement, ds, fds, dw is equal to fds. So if I want to find work done, we would have integral of fds. Now students, ये लीनियर मोशन की बात है, लेकिन अगर रोटेशन, अच्छा यही वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है तो u मिल जाएगा अपने को. रोटेशनल मोशन में हमारा जो मैग्नेटिक नीडल था वो ऐसा रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा था. तो रोटेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है वो काम टॉर्क करता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डी थीटा हो जाता है रोटेशनल मोशन में. तो हमारा इक्वेशन इस तरह से हमको मिल गया टाउ डी थीटा. अब अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब टॉर्क कितना मिला था हमको तो एम बी साइन थीटा मिला था इंटू डी थीटा. एम बी को अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा. और आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा. सो यू विल हैव यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मुझे u मिलेगा माइनस एम बी. थीटा की वैल्यू में 90 डिग्रीज लेता हूँ तो हमको मिलेगा u इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी. और अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एम बी इंटू कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, दैट मीन्स प्लस एम बी. तो ये जो है यहाँ पर हमको u मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पर हमको u मिनिमम मिलता है नेगेटिव एम बी, और यहाँ पर हमको u 0 मिलता है.
तो ये अलग अलग वैल्यूज़ है पोटेंशियल एनर्जी की। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म magnetic field. Now let us continue with a very small thing, that is comparison between electrostatics and magnetism. Let's go ahead. So students, let us go ahead to the last part of this video. We are discussing electrostatic analog. What is the meaning of analog? Analog means comparison between electrostatics and magnetism. Now students, you know electric field is denoted by E. Now E is a vector quantity and magnetic field is denoted by B. B is also a vector quantity. Electric dipole moment is denoted by P, which is a vector quantity. Magnetic dipole moment is denoted by M, which is a vector quantity. और यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन मार्क्स किए हैं इसलिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलने की बजाय मैग्नेटिक मोमेंट बोलना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो हम समझ सकते हैं कि 2 चार्जेस की वजह से मिलता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से मिलता है? मैग्नेटिज्म में चार्जेस तो नहीं होते हैं और हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर डाइपोल बोलना 100% सही नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी आप कई बुक्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ देखोगे, सो इट्स ओके, फाइन। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ भी 1/ε0 आता है वहाँ मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट आता है। यू नो दैट एप्सिलॉन इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। अगर आप इतनी सी बात समझ जाओ बच्चों, तो आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले अगर आते हैं तो आप मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद रख सकते हो, और अगर मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले आते हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद रख सकते हो। चलो सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। ये देखो, हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ पर 1/ε0 आता है, मैग्नेटिज्म में वहाँ पर हम म्यू नॉट लिख देंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P। इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला होता है -P अपॉन 4πε0 r3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड at the equator of a dipole. Axial field यानी electric field at any point on the axis of the dipole, and these both are for a short dipole. चाहे वो electricity हो यानी electrostatics हो या चाहे वो magnetism हो, both are valid for a short dipole, यानी कि for a small dipole and at a short distance, at a large distance. अभी एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिराइव किया था, इनफैक्ट वो मैग्नेटिज्म के लिए डिराइव किया था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सिस के ऊपर अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको चाहिए तो फॉर्मूला है 2p अपॉन 4πε0। ये 4π सब जगह आने वाला है, और ε0 हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आता है r3। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P डॉट E। डॉट प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले थे। अब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले आते हैं तो आप मैग्नेटिज्म में सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। जो 1/ε0 है वो म्यू नॉट हो जाएगा। तो अब अगर आपको मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले लिखने हैं तो डाइपोल मोमेंट जहाँ P डिनोट करते हैं, हम यहाँ पर M डिनोट करते हैं। अब इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है -P अपॉन 4πε0 इंटू r3। तो मैग्नेटिज्म में माइनस जहाँ P है आप M लिखोगे अपॉन 4π, बस इतना फर्क आएगा कि जहाँ नीचे ε0 है आप म्यू नॉट लिखोगे, तो यहाँ पर म्यू नॉट आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू M अपॉन 4πr3। इसमें भी नीचे ε0 है तो ऊपर म्यू नॉट आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2p, यानी कि हम लिखेंगे 2 म्यू नॉट M अपॉन 4π मल्टीप्लाइड बाय
आर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो हमने ऊपर म्यू नॉट लिख दिया। ये फॉर्मूला P क्रॉस E है तो P के बदले में हम लिखेंगे M, E के बदले में हम लिखेंगे B, सो M क्रॉस B हो जाएगा। दिस फॉर्मूला इज माइनस P डॉट E, सो यू विल राइट माइनस M डॉट B, है ना, कितना ईजी है। सो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझता है तो आपको मैग्नेटिज्म समझेगा, मैग्नेटिज्म समझता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझेगा, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं। तो दिखने के लिए आपको लगते हैं इतने सारे चैप्टर्स है, लेकिन एक चैप्टर समझ जाता है तो बाकी के सारे चैप्टर समझना कितना आसान हो जाता है। देखो बच्चों, फिजिक्स इज़ वेरी इजी, डोंट hate physics. Physics is very easy. Just understand some techniques to study physics. Well, that's enough for the video today. Next video, we will go ahead with the topic magnetism and Gauss law.